ओके, सो वेलकम टू दिस सेशन। एक बार जरा थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑडियो सब ऑन कर लो एवरीबडी। जरा आप लोगों की शक्ल देख लूंगा एक बार तो अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन कर लो, सारे लोग ऑडियो ऑन कर लो। ओके, हियर वी हैव हिमांशु, अमेय, प्रेरणा, राज, नमन। नमन कहाँ चला गया? नमन की सिर्फ कॉपी क्यों दिख रही है मुझे? ओह बैक कैमरा चल रहा है। नमन, प्रदीप, लक्षित, आयुष, करण। आप क्यों नहीं दिख रहे हो मुझे? करण Yes, जोशी, आपका कैमरा ऑन करो ना एक बार। sir, camera on है। ऑन है? Yes, sir. कुछ गड़बड़ है फिर, मुझे नहीं नजर आ रहा। प्रेरणा, ओके, एंड मयंक, फैंटास्टिक। तो आप सुन रहे हो, सोच रहे हो कि सुबह सुबह में सूट वूट पहन के टाई लगा के क्यों आ गया यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए। बीइंग द फर्स्ट डे आई थॉट कि चलो ऐसे ही सही, अपने घर के कंफर्ट में बैठा हूँ इसलिए फीजिबल है, नहीं तो चौक, डस्टर, धूल और बहुत सारी परेशानियों के साथ तो ये अटायर फीजिबल नहीं होता है। तो आई थॉट ओके, फॉर द फर्स्ट डे इट्स फाइन। कल से फिर मैं भी आपके जैसे ही नजर आने वाला हूँ। सो इज देयर एनीबडी जो कि पहली बार मुझसे पढ़ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में नहीं पढ़ा मुझसे? यस सर। कौन? सर नमन। नमन, ओके ओके। बिसाइड्स नमन, नमन आप कौन से सिटी से हैं? उज्जैन। उज्जैन से, ओके। और भी कोई है नमन के अलावा भी स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय क्लास? ओके, ठीक है, फैंटास्टिक। अब आपकी चॉइस है, आप वीडियो ऑन रखना चाहें तो ऑन रखें, बंद करना है तो बंद कर दें। ऑडियो मैं बंद कर देता हूं आपका, या चलिए अभी वी आर अ फ्यू ओनली तो ऑडियो मैं अपनी तरफ से ऑन रखता हूं। मैं आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी अभी दे रहा हूं, अगर बैच साइज बड़ी होती जाएगी तो फिर ये फैसिलिटी आपके हाथ से चली जाएगी। सो इफ यू हैव एनी डाउट ड्यूरिंग द सेशन जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछ लीजिए, या फिर चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो चलिए, मेरे पास पोल वाला वर्जन तो नहीं है जूम का, मैं आपका पोल तो नहीं ले सकता, लेकिन चैट में जरूर हम बात कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में अभी अभी अपीयर हुए हैं इस अटेम्प्ट में तो जस्ट सिंपली टाइप यस। चैट बॉक्स ओपन करो। प्राइवेटली मत भेजो मुझे मैसेज, सेंड इट टू एवरीवन कर दो, चलेगा। छोटी क्लास साइज है, अभी हम कर सकते हैं ये सब। ओके, फैंटास्टिक। तो आई होप फर्स्ट ग्रुप के आपके पेपर्स अच्छे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट एवरीबडी। ओके, फर्स्ट ग्रुप के पेपर आपके अच्छे रहे होंगे ऐसा मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ वेटिंग रूम में भी तो कोई नहीं बैठा है, लेट मी चेक। ओके, ये भी मुझे देखते रहना पड़ेगा कि कोई वेटिंग में तो नहीं है। जस्ट अ मिनट। फाइन, ठीक बात है। तो चलिए, विदाउट एनी अदर फॉर्मेलिटीज लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए इंटरमीडिएट, सेकेंड ग्रुप, लास्ट पेपर। एफएम इन इकोनॉमिक्स आपके सेकेंड ग्रुप सिलेबस का लास्ट पेपर होगा और 60 मार्क्स का ये पेपर है। और
इन 60 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स तक भी नॉर्मल एफर्ट्स के साथ में स्कोर कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट अगर आपने करे तो यू कैन टच 58, 59, 60 एग्जैक्ट ऑल्सो। 59 तक मार्क्स आए हैं इस पेपर में। मेरे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। Nobody has scored 60 so far। तो अब ऐसे में एक क्वेश्चन तो आप ये पूछ लोगे कि सर ये तो एफएम और इकोनॉमिक्स के तो मिला करके मार्क्स आते हैं, देन हाउ डू यू नो कि एफएम में 58 आए या 59 आए और फिर इकोनॉमिक्स में कितने आए उसमें से। तो देखो भाई, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी कॉपी आरटीआई में बुलवा लें, ताकि वो एक सैंपल बन जाए हमारे लिए कि देखो ये इतना अच्छा स्कोर किया है। और जब वो स्टूडेंट आरटीआई में अपनी कॉपी बुलवाते हैं तो हमको पता चलता है कि एफएम में कितना स्कोर किया, इकोनॉमिक्स में कितना स्कोर किया, समथिंग लाइक दिस। 58 का रिकॉर्ड है, 59 का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक 60 किसी के भी नहीं आए हैं। सो यू कुड बी वन जिसके 60 मार्क्स आए हों, 60 नंबर। ऐसा आप कर सकते हैं। इट्स फीजिबल, इट्स पॉसिबल, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी का जो पोर्शन होता है वो कम होता है, एक बात तो। और दूसरी बात, थ्योरी ना, पेपर का स्टाइल ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना होता है, यानी जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उससे एक ज्यादा क्वेश्चन वो आपको देते हैं। अब वो एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में छोड़ दिया और सारा न्यूमेरिकल कर लिया तो पूरा 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने चूज किया कि नहीं नहीं मैं थ्योरी भी अटेम्प्ट करूंगा, तो ये मानिए अप्रोक्सीमेटली आपका 12 मार्क्स का जो पोर्शन है, नॉट 12 एग्जैक्टली, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं, वेट अ मिनट। चलो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं, मैं शेयर करता हूं आपसे, और वहीं पर से हम एक पास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखते हैं। Okay, so let's see. यहाँ पर FIC, this is intermediate course, और इस इंटरमीडिएट कोर्स में पेपर नंबर 8 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके क्वेश्चन पेपर्स नवंबर 2019, क्योंकि मई 20 अटेम्प्ट तो हुआ नहीं और नवंबर 20 का पेपर अभी आया ही नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर नजर आएगा। पेपर नंबर 8, section A is financial management, which is worth 60 marks. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 4 questions from the remaining 5 questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर तीसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और फिर चौथा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5-5 नंबर के ये 4 क्वेश्चन है जो 4 चैप्टर को अलग अलग कवर कर लेंगे। 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। अब बच्चे कितने यहां पर? बच्चे 5 में से 4 करने, यानी 20 मार्क्स तो ये हो गए, तो बच्चे 40, और वो 4 क्वेश्चन में डिवाइडेड है, तो 10 मार्क्स ईच हो गया। अब आप देखो, इसमें एक भी थ्योरी नहीं है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 अगर आप देख रहे हैं तो ये 10 नंबर का एक ही सिंगल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 10 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 4 10 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 10 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 6 जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एफएम के पेपर का, उसमें 3 + 3 + 4 यानी 10 मार्क्स की थ्योरी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 to 6 2 3 4 5 6 इन 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, कहने का मतलब है कि एक छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हैं तो पूरा 60 मार्क्स का आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेंगे। पर अगर आप और कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपको आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर ऐसे केस में आपको क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज कि इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 फाइनेंस फंक्शन डिसीजन, explain the steps while using the equivalent annualized criteria, explain the significance of cost of capital, or briefly describe any 4 sources of short term finance। ये 4 जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसमें से पहला और चौथा, what are the functions of finance and what are the sources of short term finance, एफएम पढ़े बिना भी आप आंसर कर सकते हो मन से, तो भी ये सही निकल जाएगा। आपकी जनरल जो भी आपका अवेयरनेस है उसी से। तो थ्योरी कहने का मतलब है काफी इजी आती है। थ्योरी के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, और थ्योरी मैक्सिमम 10 मार्क्स की है और मिनिमम 0 मार्क्स की है, राइट? या तो 10 होगा या 0 होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना बेटा, वो इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपके पास 4 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के हो गए, और 4 क्वेश्चंस आपके पास में 10 मार्क्स के हो गए, राइट? और ऐसे करके, और ये पूरा 60 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये तो बात हुई एग्जामिनेशन की। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जाम में ये टाइम हमारे लिए सफिशिएंट होता है? अच्छा, ये कुछ लोग और आ गए अभी, ये बड़ा झंझट है, मुझे बार बार आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा जो गलती से बाहर हो जाएंगे। हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू कि ये तो बात हो गई पेपर के पैटर्न की। अब सवाल आता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है, मतलब अब हाँ, टाइम सफिशिएंट होता है कि नहीं इसको पढ़ने के लिए। सो आंसर इज कि जो आपका एग्जाम का टाइम है 180 मिनट्स का आपके पास में टाइम है, और उसमें से आपको 60 मार्क्स जो है वो एफएम को देना है। तो आप 180 का 60% करेंगे तो 108 मिनट्स का टाइम आपके पास में आएगा। व्हाट इज 108 मिनट्स? इसका मतलब हुआ 1 hour and 48 मिनट्स। सही बोला ना? क्वेश्चन पेपर इज नॉट विजिबल। क्वेश्चन नहीं दिखा था क्या? फ्रेंड इन वेटिंग रूम दिख गया था सर। दिख गया था, ओके, ठीक है। तो 1 hour 48 मिनट्स का टाइम है आपके पास, और उसमें कुल मिला के 4 और 4 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसको अगर मैं 60 मार्क्स से डिवाइड कर दूं तो हर एक मार्क के पीछे आपके पास में 1.8 मिनट है। मतलब जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 9 मिनट्स हैं, और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 18 मिनट्स है मैक्सिमम। 9 minutes for a 5 mark question and 18 minutes for a 10 marks question। अब ये देखो 5 mark question कैसा है, ये देखो आप, ये छोटी सी आपको बैलेंस शीट की समरी दी हुई है, और उसमें क्या पूछा है आपसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नाम का रेशियो निकालो, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो, और प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करो। 12th स्टैंडर्ड में और फाउंडेशन में थोड़ा रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा ना आपने? यस और नो? फाउंडेशन में था क्या रेशियो? सर फाउंडेशन में नहीं था। 12th स्टैंडर्ड में आपने रेशियो एनालिसिस था, वहां पढ़ा था? सर वहाँ पे था पर Yes, पढ़ा sir. नहीं था। वहां पे पढ़ा नहीं था? अच्छा ठीक है। चावल की है।
लेकिन थोड़ी बहुत Technique. फिर आपको इसकी याद आएगी, तो आप देखो ये बहुत तीनों आसान रेशियो, टोटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 9 मिनट्स का टाइम है। कितना टाइम है आपके पास? 9 मिनट्स। तो एक रेशियो निकालने के लिए आपके पास 3 मिनट है। सो विच इज एक्चुअली सफिशिएंट। टाइम इनसफिशिएंट हो ऐसा तो बहुत ही कम देखने और सुनने में आता है, राइट? टाइम मैनेजमेंट बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल स्पीड से करेंगे, नहीं सर मैं बहुत आराम से करूंगा, नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड अगर आप मेंटेन करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं, बहुत अच्छा पेपर है, बड़ा ही स्कोरिंग पेपर है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अब बेटा इस एग्जाम की रेट रेस में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम ये बात नहीं सोच पाते कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, दैट इज वन थिंग, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को सिलेबस में रखा क्यों है? वी विल स्टार्ट सून, स्टार्ट तो हम कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को सिलेबस में रखा क्यों है? इज इट गोइंग टू बी यूजफुल? कैन आई मेक फाइनेंस एज माई करियर? एंड माई आंसर इज यस। फाइनेंस आपको बहुत सारे एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस देता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, आप इक्विटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब हो सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जॉब हो सकती है। बहुत सारी एक्साइटिंग और व्हाट शुड आई से कि बड़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस आपके लिए लेकर के आता है। अगर आप ऑडिटिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वो आपको नहीं देता है, जिसमें आपको मजा आए, चैलेंजेस फेस करें, नई चीजें आप सॉल्व करें। हाँ, टैक्सेशन की आप प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कई बार आपको एक्साइटिंग और चैलेंजिंग सिनेरियोज देता है लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग काम करने को देता है। बट बिसाइड्स टैक्सेशन, जो नंबर 2 पर मैं रखूंगा, जो सबसे एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, वो एफएम है। आपको प्रैक्टिस करने की और जॉब करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये सब्जेक्ट फ्यूचर में दिलाता है। तो इस सब्जेक्ट को इसलिए मत पढ़िए कि अच्छा स्कोर करना है और पास होना है, वो तो हो ही जाएगा। इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़िए कि आप कुछ बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं और उसको अप्लाई करना चाहते हैं। एंड दिस सब्जेक्ट इज एन ओशन, आई एम स्टिल स्टडीइंग इट। पिछले 21 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं और आज भी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं। So this is exciting. Okay. Now what is financial management? That is a question. मेरे बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सब लोग जानते हैं, बट क्विक इंट्रोडक्शन में दे दूं तो आई एम तरुण महाजन. I did BCom, I did DISA, Diploma in Information Systems Audit. I am a chartered accountant since year 1999. शायद आपके जन्म के 3 साल पहले, tentatively, approximately. And I am also a CFA charter holder, a course which is conducted by CFAI USA. और बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए मैं करता हूँ. समटाइम्स आई रन मैराथन, समटाइम्स आई डू साइकिलिंग. आई हैव ऑथर्ड वन बुक टाइटल्ड एज माय मैराथन. और 1999 से ही मैं आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. Currently I am practicing also as a registered valuer where I do valuation of securities or financial assets. तो अगर आपको वैल्यूएशन का काम सीखने की प्रैक्टिस करना हो तो मेरे पास आ जाना आर्टिकलशिप करने के लिए. आई डू कीप आर्टिकल्स फॉर दिस वैल्यूएशन वर्क. दिस इज कोर फाइनेंस वर्क, व्हाट आई कैन से इट इज. ओके, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है क्योंकि मैं ग्रुप पर भी हूं और मैंने अभी ग्रुप पर एफएम के टाइम ये लिंक जहां पे आपने क्लिक करा है वो मैंने ही पोस्ट करी है. इसका मतलब मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में है. सेव नहीं हो तो सेव कर लेना. चलिए,
So let's talk about what is financial management. This is an introduction of the subject. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, आप में से कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्या? Is there anybody? If there is anybody, say yes. Type yes. ठीक है. There is no answer. It means सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं. तो थोड़ी बहुत बीच बीच में इंग्लिश बोल दूंगा तो चलेगा ना, हिंदी के साथ में? हाँ बोलो. ओनली आयुष इज सेइंग यस. मतलब बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर कृपया शुद्ध हिंदी का उच्चारण करें कि वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन और अध्यापन किस प्रकार से किया जाएगा, मार्गदर्शित करें हमें, जिससे कि हम सनदी लेखाकार संस्था की परीक्षा में बैठ करके उत्तम दर्जे के साथ में इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें और हम एक सुप्रसिद्ध पेशेवर सनदी लेखाकार बन जाएं. ओके, ऑल राइट. इतनी हिंदी नहीं आती है. So define the term financial management. Financial management क्या है? लो भाई, इसका नाम ही तो इसकी डेफिनेशन है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. यार लाइफ में तुम बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करते हो. तुम टाइम मैनेजमेंट करते हो. अभी एग्जाम दी ना, तो क्या करा? टाइम मैनेजमेंट करा. फिर तुम मैनेजमेंट करते हो एक और चीज का, और वो एक चीज पता है क्या है? रिलेशंस का मैनेजमेंट. अरे सर मेरे कहाँ रिलेशंस हैं अभी? वो वाले नहीं. मम्मी है, पापा है, बड़ा छोटा भाई बहन है, उनको मैनेज करना पड़ता है ना. बहुत सारे काम बता दें तो वो काम कैसे टाले जाएं और उसके बाद भी उनके सामने अपनी रेपुटेशन अच्छी बनी रहे. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस. यू मैनेज टाइम, यू मैनेज रिलेशंस, यू मैनेज ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स. कि यार इतनी सारी सीरीज है और इतने सारी पिक्चर्स है, क्या देखूं और क्या छोड़ूं, उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है. तो ऐसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत चीजों का मैनेजमेंट होता है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना 4 मेन चीजें होती है जिनका मैनेजमेंट करना पड़ता है. कह दो कि 4 मैनेजर रखने पड़ते हैं. एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो IIT से मैन्युफैक्चरिंग में BTech करके आया हुआ होता है. वो पूरी फैक्ट्री संभालता है, देखता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, तभी तो कंपनी चलेगी. फिर एक मार्केटिंग का मैनेजमेंट होता है कि भाई मैंने बना लिया वो ठीक है, मगर बेचने के लिए उसको मार्केट कैसे करूं, एडवर्टीजमेंट कैसे करूं मैं इस प्रोडक्ट का, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, कैसे दिखाएं इसको. तो एक मैनेजर आपको चाहिए जो कि मार्केटिंग करे. फिर एक ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट होता है कि भाई आपने एक बड़ी टीम खड़ी कर ली, 100, 200, 500, 1000 लोगों की, और ये टीम अब आपकी कंपनी के लिए काम कर रही है और बिजनेस को आगे बढ़ा रही है. क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं, आप तो आराम से कुर्सी पे ऐसे पीछे टिक करके बैठे हुए हो बड़े मजे से. तो ये सब ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनेंस का फंक्शन होता है. और ये जो पूरी गाड़ी चल रही है ना, कि फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई है और न्यूज़पेपर और टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आप दे पा रहे हैं और 1000 एम्प्लॉय को सैलरी दे पा रहे हैं, ये सबके लिए क्या लगता है पता है ना? पैसा. तो जो पैसा है वो कहां से आएगा और उसको कहां इस्तेमाल किया जाएगा, इसी का मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो चलो नोट्स लिखो. आप नई कॉपी लाए हो कि नहीं यार आज एक अपने साथ में आप? अरे सर कॉपी कहाँ, आज तो पहला दिन है. तो क्या हो गया, आज नहीं है तो कल से एक नई कॉपी बना लेना FM की, उसके बिना काम नहीं चलेगा. ओके, नई कॉपी बनाना, नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, जिस देवी देवता में विश्वास हो उनका नाम लिख देना. ओम श्री गणेशाय नमः, महावीराय नमः, जो भी लिखना हो. और उसमें टाइटल लिखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें लिखना कि देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंस. लिखो, डिक्टेशन ले रहे हो ना, लिखो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंस. नंबर 1 प्रोडक्शन,
Number 2, marketing. Number 3, HR, stands for human resources. And number 4, finance. एक भाई फैक्ट्री चलाएगा, एक बाजार देखेगा, एक एम्प्लॉइज को कंट्रोल में करेगा, उनसे अच्छा काम निकलवाएगा, और इन सबको चलाने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस। जिस चीज का मैनेजमेंट नहीं करोगे वो बिगड़ जाएगी। फैक्ट्री का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो ब्रेक डाउन होगा मशीन में, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का निकलेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका माल ही नहीं बिकेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं करोगे तो एम्प्लॉय छोड़ के जाते जाएंगे, स्किल्ड वर्कर ही नहीं मिलेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कोलैप्स हो जाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस करने के लिए? पैसा। तो लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन नोट डाउन करो। लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स procurement of funds and their effective utilization and its effective utilization। FM में आपको क्या करना होता है? ये देखना होता है कि मैं पैसा कहां से लाऊं और पैसा कहां पर लगाऊं। That's it, यही FM है, और कुछ भी नहीं करना होता है। पैसा लाऊं और पैसा लगाऊं, फुल स्टॉप। इसके अलावा FM में और कुछ भी नहीं करना है। सर ये तो बहुत बढ़िया है। तो भाई यही तो है ना कि जो पैसा लाओगे, चलो मुझे बताओ, बोल के बताओ, लिख के बताओ कि एक कंपनी है। देखो, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, कंपनी हो सकती है। यूजुअली लोग कंपनी बनाते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने की जरूरत नहीं। आजकल नॉर्मल साइज का बिजनेस भी कंपनी में ही होता है। तो अभी एक कंपनी है, उसके लिए सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? कहां से पैसा ला सकती है कंपनी? चाहो तो टाइप करके बताओ और चाहो तो लिख करके बताओ। टाइप करके और लिख के तो एक ही बात हुई ना। I mean, बोल के बताओ। So Karan is saying bank, Naman is saying public and bank, Ayush is saying money lender, Ritik in a private message is saying honors. Ritik, there is nothing private about it. Himanshu is saying debt and equity. Okay. Rishi is saying debt and equity. तो ये debt and equity वाला आंसर ना ज्यादा appropriate आंसर दिखता है। इसका क्या मतलब है? बड़ा सिंपल है कि मैं एक कंपनी हूं, तो ब्रॉडली मेरे सारे सोर्सेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक इक्विटी और एक डेट। तो मेरी कंपनी ने एक तो इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू करेगी, बदले में लोग पैसा देंगे। इक्विटी शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, कंपनी लॉ अगर पढ़ा हो ध्यान से तो सेक्शन 43 में हमने पढ़ा था, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इसके बाद में डिबेंचर्स, कई सारे तरह के डिबेंचर होते हैं। फिर उसके बाद में ये तो सब सिक्योरिटीज हो गई। इसके बाद में आप बैंक लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोजेक्ट फाइनेंस ले सकते हो, पब्लिक से और शेयर होल्डर्स से डिपॉजिट्स ले सकते हो, प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले सकते हो, फॉरेन कंट्री में जाके फंड रेज कर सकते हो। फॉरेनर्स से कैसा पैसा लाएं? तो या तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, जिसको आजकल एफपीआई कहते हैं, या आप जीडीआर, एडीआर इशू कर सकते हो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, उनसे पैसा आ सकता है, या आप यूरो बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि फॉरेन की बैंक्स
और फॉरेन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। यानी कुल मिला के ना बहुत सारे सोर्सेज हैं। सर यार ये इतने सारे सोर्सेज हैं तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं, वो हम पढ़ेंगे आगे, बट मोटे तौर पे ये समझो जहां सस्ता पैसा मिल जाए वहां से लेके आ जाओ। अभी क्या है, इंडिया में आप एक कमर्शियल लोन लेने के लिए जाएंगे तो से 11-12% इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा, या कम से कम 10% तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाएं तो यूरोप में तो कुछ कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, मानोगे आप इस बात को? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बड़े बैंकों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन में, आम आदमी वाले में नहीं। एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दिया, या एक बैंक ने गवर्नमेंट को लोन दिया, और गवर्नमेंट ने बोला भाई पैसा हमको दिया है ना तो इसका ब्याज लगेगा, तुम पैसा भी दो, हम 5 साल उसका इस्तेमाल भी करेंगे और तुम हमको ब्याज देना क्योंकि हमने तुम्हारा पैसा यूज किया। ऐसा भी होता है, और ये बड़ी अलबेली, मस्तानी, निराली और क्या बोलना चाहिए कि अजीब चीज नहीं है, इट हैपेंस। हाँ, नमन इज सेइंग सर इससे फायदा क्या है, इससे तो मैं पैसे दूंगा ही नहीं। भाई क्या होता है, वही तो वो चाहते हैं कि आप पैसा न दें। जैसे क्या होता है, इंडिया में बैंक्स अपना फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है अलग अलग फॉर्म में, तो ऐसे हर देश की अपनी सेंट्रल बैंक होती है। अब सेंट्रल बैंक डिस्करेज करना चाहती है बैंकों को कि बैंक सेंट्रल बैंक में पैसा रखे, सरप्लस अमाउंट। तो सेंट्रल बैंक बोलता है कि हमारे यहाँ पैसा रखोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई आपके यहाँ नहीं रखे तो क्या करें, लोगों को लोन दो क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। अरे सर लोन भी मत दो, और सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक मतलब जो देश का वो बैंक है जो सरकार चलाती है, जैसे अपनी आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई के पास आप कल को आरबीआई कानून बना दे कि हमारे पास ज्यादा पैसा रखोगे तो हम ब्याज चार्ज करेंगे, तो सर अब क्या करें इस पैसे का हम, हे भगवान। तो हम जा करके और इसको लोन दें पब्लिक को, सरकार एक तरह से पेनलाइज कर रही है कि हमारे पास मत रखो, इसको लोन दे दो, डिस्करेज कर रहे हैं वहां पैसे जमा करने से, राइट। तो सर अपन कहीं भी मत दो और कैश रख लो, नहीं ना, बैंकों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, वो कैश फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता है, वो अकाउंट फॉर्मेट में होता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि विदेशों में बड़ा सस्ता लोन मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। तो अभी जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट है, वो एक बड़ी भारी कंपनी हिंदुस्तान में जो केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो अंडर सी केबल बिछती है ना, ये जो इंटरनेट आप ओटीटी पे सीरीज देख रहे हो ना, अभी एक सर्वे था कि ये ओटीटी पे जितना कुछ आप देख रहे हो ये इंडिया में सर्वर्स पर होस्टेड ही नहीं है। ये सब अमेरिकन सर्वर्स, सिंगापुर सर्वर, ये जो आप मुझे देख रहे हो ना अभी फिलहाल, मैं इंडियन सर्वर पर होस्टेड नहीं हूं, मैं हो सकता है किसी चाइनीज सर्वर पर होस्टेड हूं, मैं हो सकता है किसी सिंगापुर सर्वर पर हूं, या यूरोपियन सर्वर पर हूं, या अमेरिकन सर्वर पर हूं। तो अभी क्या हुआ कि एक कंपनी है जो क्या करती है, केबल बनाती है, जैसे अंडर सी केबल। ये जो डेटा अभी आप तक मेरा वीडियो आ रहा है, ये अंडर सी केबल से होके आ रहा है, वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट। ऐसा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है ऐसा कुछ नहीं है, समंदर के अंदर ये मोटी वाली केबल बिछी हुई है, उससे मेरे घर से निकल के डेटा गया सिंगापुर, और सिंगापुर से अमेरिका गया, फिर वहां से यूरोप गया, और फिर आपके घर आ गया। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग करंटली, एग्जैक्टली। तो वो कंपनी केबल्स बनाती है, केबल्स एक्सपोर्ट भी करती है, उनको लोन की जरूरत है। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज द सीएफओ ओवर देयर, सीएफओ नहीं यार, उससे एक नीचे वाला लेवल, सीएफओ ज्यादा हो गया, वो जो भी फाइनेंस मैनेजर है वो वहां पे। तो व्हाट डू दे डू, आई टॉक टू हिम, ही सेड कि हम यूरोपियन लोन लेके रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% पर एनम। 2% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर यार ये तो बहुत मजे की बात है, तो अपने को तो सारी कंपनी को यही सलाह देनी चाहिए कि जाओ वहां 2% पे मिल रहा, लूप मच्छी ले लो। पहली बात तो हर किसी अरे गेरे को वहां लोन मिलेगा नहीं, आप अच्छी बड़ी साइजेबल कंपनी हो, आप अपनी हैसियत बता पाओगे तो कोई लोन देगा आपको वहां। और हाँ, फिर नमन ने बोला कि सर वो तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो जाएगा। कल को आप यूरो टर्म्स में लाए और जब लोन लिया तब यूरो 70 रुपए का था, और जब लोन चुकाया तो यूरो 90-100 रुपए का हो गया, तो मर जाओगे सर आप तो उल्टे। अब इसमें एक नेचुरल हेज है, मैंने कहा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट प्रोसीड से जो डॉलर आता है उससे वो लोन चुका देती है, तो इससे एक हेजिंग भी हो जाती है कि यार ये यूरो जो आया था एक्सपोर्ट का
उसको बेचने जाऊं और कल को भाव कम हो जाए तो नुकसान हो जाए मेरा, उसको उन्होंने लोन चुकाने में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से जाकर के, और आप अगर आप कल को एक फाइनेंस मैनेजर बन जाते हो और कॉर्पोरेट फाइनेंस नाम की जॉब के अंदर आप जाते हो जिसमें आप एक कंपनी का पूरा फाइनेंस मैनेज करते हो, तो आपके पास ना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि फ्रॉम वेयर शुड आई प्रोक्योर द फंड, पैसा कहां से लेकर के आऊं। बहुत ज्यादा लोन लेना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको पता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, अब तो खैर बच्चा बच्चा जानता है और आप तो फिर भी बड़े हो गए, बताओ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का पूरा नाम क्या है? 10-12 लाख करोड़ रुपए की एक कंपनी है इंडिया में, उसका पूरा नाम बताओ। अरे गलत बता दो यार। गूगल चीटर्स। डोंट गूगल इट। हाँ, पाप पड़ेगा अगर गूगल करके मुझे जवाब दिया है तो। ओके, यस इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्च 2020 से किस अभियान में लगी हुई है? इधर तो लॉकडाउन चालू हुआ और उसके पहले उनका एक प्लान ऑलरेडी पाइपलाइन में था। विदेशियों को उन्होंने भर करके शेयर बेचे। पता चला ना आपको, फेसबुक ने भी जियो में 9.9% स्टेक खरीदा है। ऐसे उन्होंने ढेर सारे शेयर्स अपने बेचे। सर क्या करा इन पैसों का? इन शेयर को बेच बेच के पैसा आया, उससे करा क्या? लोन चुका दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर लाखों करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन था। वो इस सारे पैसे को लोन चुकाने में यूज कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी डेट फ्री। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां इस प्रयास में लगी है कि वो लोन ही खत्म कर दें, क्योंकि लोन मतलब झंझट। ये लॉकडाउन लग गया, बिजनेस तबाह हो गया पूरा, फिर भी किस्त चुकानी है, किस्त नहीं तो ब्याज तो चुकाना ही है, तो यार पूरी बिजनेस की लुटिया डूब जाती है। तो आप अकेले ढेर सारे लोन ले लोगे ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अकेले लोन ले लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सर अपन एक काम करते हैं, लोन की ऐसी की तैसी, अपने को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, अपन ना ढेर सारे इक्विटी शेयर इशू करते हैं, पब्लिक इशू लेके आते हैं। ले आओ पब्लिक इशू। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राइट इशू भी लाई थी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। पब्लिक इशू लाने में खतरा है। अपने शेयर पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट में बेचने जाओगे तो आपका जो कंपनी में प्रपोर्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स, गूगल कर लेना कि अब उनका कितना स्टेक बचा है कंपनी के अंदर। बहुत कम, 2% से भी कम। एक तो बाहर ही हो गए उसमें से, दूसरे अभी भी कंपनी में हैं, बट उनकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग इतनी कम हो चुकी है कि वो एक आम शेयर होल्डर है। अब वो कंपनी उनकी कंपनी रही नहीं। ज्यादा शेयर करोगे इशू तो कंपनी हाथ से ही निकल जाएगी। ज्यादा लोन ले लोगे तो रिस्क बढ़ जाएगी। विदेश से ज्यादा लोन ले लोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो जाएगी। इंडिया में ज्यादा लोन ले लोगे तो क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। सर यार तो मैं करूं क्या? प्रेफरेंशियल इशू कर दूं? वो तो लोग पसंद ही नहीं करते, बहुत कम इशू होते हैं। बैंक से लोन लेने जाओगे तो ठीक है, वो भी एक लिमिट में मिलता है, क्योंकि ज्यादा लोन लेने जाओ तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। सर मेरा तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब तो मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, अब क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं, अब आप लोन नहीं मिलेगा आपको। इन शॉर्ट, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आसान काम नहीं है। इसको समझने के लिए बरसों लग जाते हैं। तो एफएम में दो ही काम करने, एक पैसा लाना है और दूसरा उस पैसे को लगाना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सर मैं पैसे कहाँ लगाऊं? क्या है, मेरे तो रोज नए बिजनेस आइडिया आते हैं, मैं क्या बताऊं, एक से एक कसम से एक्साइटिंग आइडियाज आते हैं। कभी मैं सोचता हूं कि यार एक कुछ चालू करते हैं नया बढ़िया सा बिजनेस थॉट। बहुत सारे है ना, जैसे कई तरह के स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे तरह के स्टार्टअप आए और फेल भी हो गए और बंद भी हो गए। तो बैंगलोर में एक स्टार्टअप आया था कि उन्होंने क्या बोला कि भाई आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो हम एक काम करते हैं आपके लिए कि खाना पूरा बनाना आपके लिए तो फीजिबल है नहीं, रोज होटल का खाओगे तो पेट मुंह सब खराब हो जाएगा आपका।
तो आप तो ये बोलो कि आज क्या बनाना है आपको, तो आपने बोला भाई साहब आज पालक पनीर बनाना है हमको, तो हम आपको फ्रेश कटा हुआ पालक एक सील्ड पाउच में भेजेंगे, और साथ में कितने लोगों का बनाना है सर, हम तो कुल जमा 2 ही तो लोग हैं घर में, हस्बैंड वाइफ, ठीक है 2 लोगों जितना हम मसाला भेजेंगे, 2 लोगों जितना पालक भेजेंगे, 2 लोगों जितना पनीर भेजेंगे, सब अलग अलग भेजेंगे, और एक रेसिपी का पर्चा भेजेंगे, और वो होम डिलीवर होगा, और आप फ्रेश कुक करना और खा लेना। तो जो प्रिपरेशन टाइम था वो सारा सब्जियां लाना खरीदना, पनीर लाना खरीदना, सब्जी काटना, मसाला अप्रोप्रिएट डालना जिससे कि टेस्ट भी अच्छा आए, हेल्थ के साथ में स्टार्टअप लेके आए, अच्छा चला आइडिया, लेकिन क्या होता है स्टार्टअप में बहुत पैसा उड़ेल देना पड़ता है, तब जाके ये अपने पैरों पे खड़े होते हैं, और उतनी आपकी ताकत नहीं है तो आप डूब जाते हैं फिर उसके बाद में, है ना। कई तरह के आइडियाज हैं, कई तरह के आइडियाज, जैसे व्हाइट हैट जूनियर, आजकल आप सब तरफ एक चीज सुन रहे होंगे ना कि छोटे बच्चों को भी कोडिंग सिखा रहे हैं, पाइथन सिखा रहे हैं, और वो कोडिंग कर करके ऐप बना रहे हैं। कौन सिखा रहा है? कंपनी का नाम है व्हाइट हैट जूनियर। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन ये व्हाइट हैट जूनियर कंपनी बिक गई, और किसने खरीदा इसको? बायजूस ने। अब तुम गूगल कर लेना, तब तक मैं मनसे का अमाउंट बोल देता हूँ, शायद $300 मिलियन और समथिंग। बड़ी मजे की बात, वो दोनों प्रमोटर आपस में आमने सामने कभी मिले ही नहीं, जूम मीटिंग हुई लॉकडाउन के दौरान और कंपनी बेच दी। व्हाइट हैट जूनियर क्या करता है? एग्रीगेटर है। एक तरफ उसके पास टीचर्स हैं, सिर्फ फीमेल टीचर्स, हाउसवाइफ्स हैं जिनको इंग्लिश आती है, कोडिंग आती है, और दूसरी तरफ बच्चे हैं, उनको एग्रीगेटर है वो, बस उन सबको रेगुलेट करता है। एंड द वे इट इज फ्लरिशिंग इज अमेजिंग। तो पहले उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए उसके अंदर, उसके बाद वो बिजनेस चला। ये हमारे सामने सक्सेस स्टोरी है, पर ऐसे 100 प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं और ये एक चलता है, वो हमको दिखता है। तो भाई साहब किस बिजनेस में पैसा डालूं? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, लाख रुपए का सवाल है ये। सही बिजनेस चुनना, फिर फिक्स एसेट में सही पैसा लगाना, वर्किंग कैपिटल का सही प्रोपोर्शन मेंटेन करना, ये काम है एक फाइनेंस मैनेजर का। इजंट इट वेरी एक्साइटिंग? एक्चुअली है, बहुत एक्साइटिंग है रियल लाइफ में जो फाइनेंस है वो। तो procurement of funds and its effective utilization is financial management. I hope it is clear. पैसा लाओ और लगाओ। कोई पूछे FM क्या है, तो आप क्या बोलोगे? लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, लाओ लगाओ। What is लाओ? What लाओ? Fund. What लगाओ? Fund. पैसा लाओ, पैसा लगाओ। Procurement of fund and its effective utilization. तो सर हम जितना लाए उतना लगा दिया, और बिजनेस में जितना लगाया वो जो कमाया वो वापस बांट दिया, और हमारे पास बचा अंडा। कोई ऑब्जेक्टिव भी तो होगा इस लाने और लगाने का। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। आप में से मैक्सिमम लोग मुझसे पहले ही पढ़े हुए हैं, तो आपके पास FM/TM मोबाइल एप्लीकेशन पहले से होगा, एंड्रॉइड ऐप। जो नहीं है जिनके पास, वो दूसरे बच्चों से ग्रुप पे पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। उसी मोबाइल ऐप पर आपने पूरा फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, तो उसी में FM के नोट्स डले हुए हैं बेटा, है ना। यूज करो उन नोट्स को, वहां से इसको पढ़ना चालू कर दो थ्योरी को। अब हम बात करें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फंड का प्रोक्योरमेंट करेंगे, फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे, बट उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट टू अचीव? दैट इज अ क्वेश्चन। सो नाउ there are 2 theories. One theory is profit maximization, another theory is wealth maximization. So proponents of profit maximization theory says that basic objective of financial management should be to maximize profit. यानी being a finance manager कोई भी डिसीजन आप लें तो वो डिसीजन आपको ऐसा लेना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए। कुछ लोगों ने बोला नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने क्या बोला? यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, you have to take many financial decision, so whatever decision you take, keep in mind it should result in more profit.
It should result in more profit. Now, some people criticized profit maximization theory. जिसको पहले लोग क्रिटिसाइज करना कहते थे, आजकल के जमाने में उसको ट्रोलिंग कहते हैं. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आजकल एक ही काम में लगी हुई है, उसको बोलते हैं ट्रोलिंग. सोशल मीडिया पर कहीं किसी ने कुछ पोस्ट करा, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, और पता नहीं तुम किस किस प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं किसी ने कुछ पोस्ट किया, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और लोग लगे लड़ने उसके ऊपर जोर से, साबित करने में कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. किसान आंदोलन, अरे ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी, पंजाबी आतंकवादी है ये. फिर किसी ने उठा के कह दिया कि और ये कांग्रेस के भेजे हुए लोग हैं. यानी देश में कुछ भी करो आप, कहीं ना कहीं से आपको कोई ट्रोल कर देगा. ऐसा नहीं, बॉलीवुड वाले वो तो बेचारे भयंकर ट्रोलिंग का शिकार है. तो ये प्रॉफिट, ये ट्रोलिंग नया कंसेप्ट नहीं है, बरसों से चले आ रहा है. पहले इसको क्रिटिसाइज करना कहते थे. इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था, सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे होता था. और उसके भी पहले इसको कहते थे दूसरे की बुराई करना निंदा करना. तो लोगों ने इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को ना जम के क्रिटिसाइज किया. उन्होंने बोला कि भाई तुम कह रहे हो कि एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अच्छा, डू यू नो सारे सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. चलो बताओ, अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? बोलो, लिखो, टेल मी. What is the objective of accounts? What is the objective of cost accounting? 2 questions. To maintain records. Okay. तो अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस. पोजीशन मालूम पड़ती है बैलेंस शीट से, और परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है P&L अकाउंट से. ठीक बात है आयुष, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. एग्जैक्टली नमन. तो ऐसे ही एफएम का भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना. तो किसी ने कहा कि एफएम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया कि अरे नहीं नहीं, यू आर सेइंग कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के एंगल से सारे डिसीजन लो, बट आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट? अकाउंटेंट का प्रॉफिट या इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? तो कोई जवाब देगा, इसमें पूछना क्या, सब बढ़ाओ, सारे बढ़ाओ, मैक्सिमाइज एवरी सिंगल प्रॉफिट. नहीं ना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. जितने स्टार्टअप्स हैं इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वैल्यूएशन है. इनका P&L उठा लो, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस दिखेगा. बड़ी मजे की बात, मोर द लॉस मोर द वैल्यूएशन, है ना स्ट्रेंज. कई स्टार्टअप जो ह्यूज लॉस कमा रहे हैं, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ह्यूज लॉस, lakhs of rupees, crores of rupees, millions of dollars, billions of dollars of loss. More loss, more valuation, है ना. क्योंकि शॉर्ट टर्म का लॉस नहीं है, वो गुडविल क्रिएशन है, वो मार्केट कैप्चरिंग है. बाजार में कब्जा कर लो, बाकी सबकी बैंड बजा दो, रिलायंस जियो बन जाओ, सबको बिजनेस से बाहर कर दो, फिर भाव बढ़ाओ. तो भाई ये थ्योरी बताती नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की, इसलिए ये थ्योरी अच्छी नहीं है. और भी कुछ बुराइयां हैं, वो हम कल कर लेंगे फिर, है ना. और फिर हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छी थ्योरी नहीं है, हमको रैदर देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए.
ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर 10:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। अब आप मुझे कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपके दिमाग में अगर, तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। एक काम जरूर करो यार, अपने फोटोज तो लगा लो कम से कम, प्रोफाइल पिक जूम पर। वीडियो नहीं तो आपके फोटो देख देख करके ही खुश होता रहूंगा मैं। अभी आई एम नॉट यूज्ड टू of just looking at the screen and nobody is in front of me. So I request everybody to put at least a profile picture, बड़ा अच्छा handsome सा beautiful सा picture आप अपना लगा लो। शक्लें आपकी कम से कम पिक्चर में देखता रहूंगा, खुद की लगाना, एक्टर एक्ट्रेसेस के मत लगाना, ट्रोलिंग हो जाएगी नहीं तो जोर से। ओके, चलो जाओ, नेक्स्ट क्लास में एंटर कर सकते हो अब आप। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अभी एक वीक हम यही वाला टाइम शेड्यूल चलाते हैं, बाद में ये टाइम सब एक ही घंटे की जगह ना 1.5 घंटा कर लेंगे। अभी थोड़ा आप गियर अप हो जाओ, वार्म अप हो जाओ, फिर टाइम बढ़ाएंगे उसके बाद में। टाइम बढ़ेगा ये तो श्योर है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर में, जो कि यूजुअली स्टार्ट हो जाता है नवंबर में बैच। तो हम 1 महीना लेट हैं और हम चाहते हैं कि आपको पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। और मैं समझता हूँ मई अटेम्प्ट तक कोरोना की वैक्सीन आ चुकी होगी और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो टाइम पे ही होगा। एग्जाम तो मई में ही होगा, तो फिर रिवीजन के लिए भी तो टाइम बचना चाहिए कि नहीं। तो 1 हफ्ते के बाद ये टाइम 1 घंटे से बढ़ा के 1.5 घंटा करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।